वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास हमारी जो थी उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे। बेसिक रूल्स में मैंने आपको बता दिया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव पैसिव का जो टेबल हमने टेंस के अकॉर्डिंग देखा था उसमें आपने ये देखा था कि सेंटेंस एक्टिव का जब हम एक्टिव का हमारे सामने होता है, हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें टेंस का चेंज नहीं होता है। लेकिन जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो उसमें टेंस चेंज हो जाता है, जो प्रेजेंट होता है वो पास्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया था तो अच्छे से बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जो हम आपस में बात कर रहे हैं, देन फिर इसी बात को हम किसी और को, थर्ड पर्सन को बताते हैं, जहाँ पर वो स्टेटमेंट तो है लेकिन पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस नहीं होती। तो हम उस बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा करने को बोला था, तो जो टेंस है वो सडन चेंज हो गया क्योंकि प्रेजेंस और सेंटेंस की जो वैल्यू थी वो चेंज हो गई, राइट। अब कुछ बेसिक रूल्स पे आ जाते हैं। मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे उसके 2 पार्ट्स देखे थे। जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखा जाता है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। आपको याद रखना है, और मैं आज ग्रीन बोर्ड पे इसीलिए हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे और इसके नोट्स आप प्रॉपरली बना सके, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपको प्रॉपरली देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर यानी स्टार्टिंग पोर्शन है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। ये कल तक मैंने बता दिया था। उसके बाद एक चीज़ और बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले का पार्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। हम इस चीज़ को फिर से देख लेते हैं, राइट। एक एग्जाम्पल मैंने कल लिखा था और उसके बाद अभी भी एक एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से पहले एक और चीज़, बेसिक चीज़, कि इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हम जब इनडायरेक्ट का सेंटेंस बनाते हैं तो उसको हटा देते हैं और वहाँ पर हम दैट कंजक्शन यूज़ करते हैं, राइट। अब हम उसको देखते हैं बाय एग्जाम्पल कि फ्यूचर का है या ये है तो कैसे होगा। कल मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, Mohan says to his mother, comma, inverted comma, the sweets are very good. Full stop, inverted comma, close. अब एक चीज़ जो मैंने ये बताई थी कि says to आ रहा है ना, says to हो, say to हो या said to हो, ये 3 होते हैं। तो जब says to आएगा तो ये चेंज होगा tells में। say to है तो ये चेंज होगा tell में, एंड said to है तो ये चेंज होगा told में। तो हमारे पास अभी says to है तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? tells में। अब क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि से क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के पीछे हमने क्या लगा रखा है? एस। तो ये क्या हुआ कि ये प्रेजेंट का है। तो जब आगे का रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, राइट। अब हम इसका मैंने कल भी बताया था आईडी, दैट मीन्स इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो हम इसका इनडायरेक्ट देख लेते हैं। मोहन टेल्स हिज मदर दैट the sweets are very good. Clear?
ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पर बोर्ड पे जो जो भी चीज़ें लिखी जा रही है वो आपको अपने रजिस्टर में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है उसको, क्योंकि ये आपके नोट्स बन रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट सेंटेंस बना पाएंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डायरेक्ट का सेंटेंस है, ही विल से राम राइट्स अ लेटर। अब फिर से वही बात मैंने कहा था, यहाँ पे प्रेजेंट था और यहाँ पे देखिए फ्यूचर है। विल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर सिंपल का टेंस है। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में भी कोई हमने अकॉर्डिंग टू टेंस कोई पीछे चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, राम राइट्स आएगा। यस, अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा, नो चेंज। तो ही विल से दैट राम राइट्स अ लेटर। क्लियर। अब यहाँ पर हमने से ही रहने दिया, यहाँ पर हमने से था तो टेल्स किया, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पीछे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है टू करके, इसीलिए जब मैंने वो टेबल बनाया तो लिखा था सेज टू हो, तो हम उसको टेल्स में चेंज करेंगे, से टू हो तो टेल में चेंज करेंगे, और सेड टू हो तो टोल्ड में चेंज करेंगे। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। He will say, comma, inverted comma, Sita is learning her lesson। फिर से वही, यहाँ पर फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अब फिर से वही सेम इट इज लिख देंगे हम, सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटेगा, जिसकी जगह हम कंजक्शन दैट यूज़ कर रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि बीच में सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी किसी का नेम आता है तो उसके लेटर्स को आप स्मॉल नहीं करेंगे, जनरल मिस्टेक है। जनरली बच्चे 10th तक के बच्चे भी यही करते हैं कि अगर कहीं पर भी आ रहा है हम रनिंग राइटिंग लिख रहे हैं तो नेम के किसी भी नेम के फर्स्ट लेटर को भी हम रनिंग राइटिंग में जाने देते हैं, तो वो गलत है अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ये आपका इनडायरेक्ट का सेंटेंस बन गया, ही विल से दैट सीता इज लर्निंग हर लेसन। ठीक है, यहाँ तो हमने ये देख लिया कि फ्यूचर और प्रेजेंट अगर यहाँ पर दे रखे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में कहाँ पे कब कब चेंज हो सकता है। ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, और जब मैं बोलूँ सेंटेंस लिखूँ तो उसी के साथ आप लोग अपने पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में है उसको फटाफट चलाएं ताकि सेंटेंस आप साथ के साथ ही उतार सकें। यस, अब हम बात करते हैं कि टेंस कहाँ पर चेंज होगा। If reporting verb is in past tense, then reported speech
will be change according tense। अब इस लाइन को मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ। अभी तक जो हमने फर्स्ट रूल के एग्जांपल्स देखे थे, क्या लिखा था? रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में था तो हमने कोई चेंज नहीं किया था। अब आ रहा है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस दैट मीन्स यहाँ पर से और सेज ही देखा था, अब सेंटेंस में आएगा सेड वर्ड, ये हो गया पास्ट टेंस। देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टेंस। अगर आपके सेंटेंस में सेड वर्ड आ रहा है देन वो टेंस के अकॉर्डिंग ज़रूर से चेंज होगा। यस, अब हम इसको अकॉर्डिंग टू टेंस देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा चेंज होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल अगर है तो उसको हम चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। अब मैंने ये चीज बताई थी आपको, ये आ गया चेंज टेंस के अकॉर्डिंग। यस, अब प्रेजेंट सिंपल, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या यूज होता है। प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, राइट, या फिर यूज होगा डू या डज नॉट, ठीक है। तो वहीं पर सामने क्या जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म के साथ क्या यूज होगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हुआ हमारा टेंस का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मैंने नीचे का एग्जाम्पल इसलिए इरेज नहीं किया था ताकि आपको मैं कंपेयर करूं, लेकिन क्योंकि ये बोर्ड, यस, अब मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। यस, अब प्रेजेंट सिंपल अगर डायरेक्ट में है तो हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते टाइम पास्ट सिंपल में बदलेंगे। अब ये जब वीडियो स्टार्ट हुआ तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कंफ्यूज? क्योंकि आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो उसमें टेंस सेम रहता है, चाहे आप एक्टिव से पैसिव में आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देख लिया, फर्स्ट रूल में ही आपको समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said, comma, instead comma, Hari plays फुटबॉल, राइट। अब फिर से हम इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस। अब ये आ गया पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का, ये है पास्ट टेंस, राइट। अब हमें इसमें यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना। आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा था? प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस, तो हम जब चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और डू डज नॉट हो तो डिड नॉट लगा देंगे, राइट। तो अब हम इसको, राइट, तो ही सेड दैट हरी played football। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको हम यही फिनिश करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल और आप देख लीजिए। मोहन सेड, कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, Hari tells a lie
मोहन said that Hari told a lie. क्लियर? तो ये हमने अकॉर्डिंग टू टेंस हमारा फर्स्ट पॉइंट अभी तो पढ़ा है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत लंबा है, तो ये अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट ही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पॉइंट कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो में अपन ने हिंदी व्याकरण में प्रकरण कारक में भाग 1 की क्लास ली थी, वीडियो बनाया था। उसमें कारक की परिभाषा और कारक के कुल कितने भेद होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, और उनमें से प्रथम के 4 भेदों के बारे में हमने परिभाषा और उनके उदाहरणों को देखा। आज हम उसके आगे से जहाँ तक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए तक पढ़ लिया था। अब अपादान कारक की बात करते हैं अपन, जहाँ पर अपादान कारक की बात करते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं? हाँ, अपादान कारक में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? तो अपादान कारक, अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना। अब संप्रदान में क्या था? संप्रदान के लिए, अर्थात गुरु के लिए दक्षिणा, है ना। अब यहाँ अपादान में अलग होता है, भाग अलग होने का भाव होता है। अपादान का अर्थ पृथक होना, अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम का एक रूप एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु या व्यक्ति से या तो अलग होने का भाव हो या तुलना करने का भाव हो, वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। अब अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। अब से अपादान कारक का भी है और करण कारक का भी से है, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी है ना। करण से का अर्थ होता है साधन, और यहाँ अपादान से का अर्थ होता है अलग होना। अब यहाँ अपादान कारक में कुछ नियम है। अब पृथकता के संबंध में अपादान कारक का प्रयोग होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, अब पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए अलग होने का भाव है, इसलिए अपादान कारक हुआ। मेरे हाथ से गेंद गिर गई, तो गेंद जो हाथ में थी, बॉल जो हाथ में थी, वह नीचे गिर गई। तो हाथ में थी वो लेकिन अलग हो गई हाथ से, इसीलिए यहाँ पर कौन सा कारक है? अपादान कारक होगा। फिर पहचान के अर्थ में बात करें तो यह जयपुर से है, यह मारवाड़ से है, वह बीकानेर से है। विभिन्न प्रकार के प्रदेश के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से भी तुलना करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो वहां पर अपादान कारक होगा। दूरी बताने के लिए भी अस्पताल स्कूल से दूर है, इसमें भी अपादान कारक। तुलना करने में विमला सीता से लंबी है, ठीक है। मोहन श्याम से बोना है, तो लंबा बोना, जो बताने के लिए, तुलना करने के लिए, वहां पर भी कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। शिक्षा देने के संबंध में भी शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, इसमें भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो अपादान में से प्रयोग होता है और करण में भी से का प्रयोग होता है। अपादान में से अलग होने का भाव देता है, करण में से माध्यम का भाव देता है। अब बात कर रहे हैं 6 नंबर अपना है संबंध कारक। संबंध कारक में शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बतलाता है। अब शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से संबंध बताता है, संबंध कारक होता है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने और नी। ये सब विभक्तियां संबंध कारक की होती है।
इसमें क्या होता है, शब्द का सर्वनाम शब्दों से संबंध बताया जाता है, वह संबंध कारक होगा। स्वामित्व के संबंध में, रिश्ते के संबंध में, अवस्था के संबंध में, कोटि और धातु के संबंध में और प्रश्न के संबंध में यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम हो गई, तो पुस्तक किसकी थी, अजय की, यहाँ गुम हो गई, इसलिए स्वामित्व है। मेरी घड़ी बहुत कीमती है, तो घड़ी किसकी, मेरी खुद के बारे में है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक होगा। रिश्ते के संबंध, अमन राधा का भाई है, तो अमन और राधा दोनों क्या है, भाई बहन है, संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक। अवस्था में यह युवक 25 वर्ष का अवस्था बताने के लिए, कोटि धातु के रूप में 5 मिट्टी के घड़े लाओ, मेरी अंगूठी सोने की है, इस प्रकार बताने के लिए भी कोटि और धातु रूप में भी इसका प्रयोग होता है। प्रश्न करने में भी आपके कितनी बेटियां हैं, 8वीं कक्षा के कितने छात्र हैं, इस प्रकार बात करें, वहां पर भी कौन सा कारक होगा, संबंध कारक होगा। संबंध कारक में आगे बात करें अपन, अधिकरण कारक की बात करते हैं। नंबर 7, अधिकरण कारक की बात करें। अधिकरण कारक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर। में का अर्थ होता है अंदर या भीतर तथा पर का अर्थ होता ऊपर। अब संबंध कारक अधिकरण में और पर है ना। यहाँ पर जैसे मेज पर पुस्तक पड़ी है, अब यहाँ पर मेज पर जहाँ पर में और पर का प्रयोग होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में और पर। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, तो यह कहां पर, इस मंदिर में, यहां मंदिर की बात की जा रही है, में अर्थात इसका अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है। बगीचे में छायादार पेड़ हैं, यहां पर भी अधिकरण कारक हुआ। तो पर की बात करें, मेज पर पुस्तक रखी है, निश्चित समय बताने के लिए अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी, विद्यालय समाप्ति की घंटी 3 बजने पर लगेगी। इस प्रकार का कोई सूचना घंटी हो या सूचना दी जाती है वहां पर निश्चित समय बताया जाता है, वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। महत्व बताने के लिए बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात हैं, यहाँ पर महत्व दिया गया है जिसके कारण भी यहाँ पर अधिकरण कारक। जल्दबाजी बताने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है, घोड़े पर सवार अर्थात मुहावरेदार भाषा है, घोड़े पर सवार होकर अर्थात बहुत तेज गति से आता है। इस प्रकार भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। और अंत में अपना जो कारक है संबोधन कारक। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है, संज्ञा अर्थात जैसे राम मोहन, वह सर्वनाम है तो राम मोहन, जो जिसका भी नाम लिया जाए जो भी है वह संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में, वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकारा जाता है, संबोधित किया जाता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक में पुकारने, बुलाने एवं सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह हे, ओ और अरे, ये 3 विभक्ति चिन्ह होते हैं। जिसमें हे भगवान कैसा जमाना आ गया है। अब लोग जहां पर विचार विमर्श करते हैं वहां पर आश्चर्य सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हे भगवान कैसा जमाना आ गया है, आश्चर्य सूचक चिन्ह है। इस प्रकार संबोधन कारक में आपको यहाँ हे का प्रयोग है। अरे ये क्या कर रहे हो, इस अरे के साथ भी किसका प्रयोग किया गया है, संबोधन कारक का प्रयोग होगा। अरे और ओ खिलौने वाले, बतलाना कैसे खिलौने लाए हो। तो इन तीनों वाक्यों में हे, ओ और अरे का प्रयोग हुआ है जो कि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसलिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, संबोधन कारक होगा। नेक्स्ट बात करें, इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो नोट करें और उन्हें हल करने का प्रयास करना है। सभी कारकों और उनके विभक्ति चिन्हों के नाम। पहला है देखो, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, संबोधन हे, ओ, अरे।
है ना। इस प्रकार संबंध कारक के साथ ही काके की और टोटल कारक कितने 8। अब इन कारकों के नाम लिखने हैं और उनकी आपको सूची बनानी है इनका कारक चिन्हों के साथ। अब करण कारक अपादान में क्या है पहले ही बता दिया, करण में से का प्रयोग होता है कि साधन में, और अपादान में से का अलग होना। फिर कर्म कारक को परिभाषित करना, कर्म कारक क्या है, कर्म कारक के कितने भेद हैं, कर्म कारक में क्या क्या होता है, उनकी परिभाषा उदाहरण पूरा करते हुए उन्हें हल करना है। ठीक है, तो आज का ये कारक हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आप क्लास में क्वेश्चन 6.3 में हम 5th तक तो हमने कर लिए थे। ठीक है, मैंने आपको इसमें बताया था कि परफेक्ट ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 देखना। इसमें आपको डिवाइड मतलब उस नंबर को आपको डिवाइड करना है। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको आप डिवाइड करके वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें यही है, वही आपको फैक्टराइज तो यूज़ करना ही है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना ही है, और फिर जो नंबर रिमेनिंग रह जाए उसको करना है। तो देखना कैसे। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड एज सो गेट द परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। मतलब आपका जो परफेक्ट स्क्वायर लास्ट में जो आएगा उसका आपको स्क्वायर रूट भी बताना है कि आखिर वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। जैसे मैंने आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवा रही हूँ 252। ठीक है, 252। अब इसका हम फर्स्ट क्या करेंगे। वैसे 252 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट हमें फैक्टर करके फाइंड करना होगा ना, क्योंकि हमें परफेक्ट भी बनाना है इसको, तो उसके लिए हमें फैक्टर की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे इसमें 252 हम इसके हम फैक्टर फाइंड करेंगे। क्लियर। अब इसमें डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 1 2 6। नेक्स्ट अगेन 2 ही लेंगे हम। ठीक है, प्राइम नंबर ही यूज़ करने बताया था मैंने आपको। ये हो जाएंगे आपके 6 3। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा आपके नॉट डिवाइडेड बाय 2 वी टेकिंग 3। क्लियर। तो ये हो जाएंगे 2 and 1। नेक्स्ट नंबर 3 7 वी टेक नंबर 7 लास्ट 1। क्लियर। अब इसमें देखना सबसे फर्स्ट चेक कर लो, पेयर 2 का है 3 का भी है बट 7 का नहीं है। अब इसमें अब आपको क्या करना है इसमें इसका मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें आपको लाइन लिखनी है। क्या लिखोगे 252 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। 252 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो क्या करेंगे हम, या फिर नाउ करके कुछ भी लिख सकते हो, वी डिवाइडेड। अब यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर जो रिमेनिंग, अब जैसे यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा करूँगी तब जाके पेयर बनेगा, बट हमें यहाँ पर क्या करना है जो रिमेनिंग रह गया, जैसे 7 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, अब 7 रिमेनिंग रह गया तो इस 7 को हमें क्या करना है जो भी नंबर है उसको क्या कर देना, उससे डिवाइड कर देना। जैसे 252 को हम क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिमेनिंग रह गया वो, और उसमें क्या था मल्टीप्लाई में जो रिक्वायरमेंट थी वो, तो उसमें भी रिक्वायरमेंट जैसे कोई भी नंबर था उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है सेम वही नंबर होता है, और इसमें जो रिमेनिंग रह गया उससे आपको क्या करना है उसको डिवाइड कर देना है। तो 252 का हम क्या कर देंगे 252 को हम डिवाइडेड बाय 7। अब 252 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, कर दो 7 के टेबल में 25 लो, उससे कम 21 3 टाइम, तो 21 4 रिमेनिंग 42, और 7 के टेबल में 42 6 टाइम। अब 36 है, अब 36 आ गया। अब 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 36 इज परफेक्ट स्क्वायर। अब 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको इसका रूट भी फाइंड करना है। तो ये तो हमें क्लियर पता लग रहा है ना कि 36 किसका होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्क्वायर ऑफ 6। क्लियर। तो इस टाइप से आपको फाइंड करके पूरा ऐसा लिखना है। तो फिर नीचे एक लाइन और ऐड कर देना, सो स्मॉलेस्ट नंबर
अब यहाँ पर देखना स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर 6 नहीं होगा और नहीं आपके ये होगा, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारे 7, क्योंकि हमने 7 से इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 7। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वो मल्टीप्लाई वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना, उसमें स्मॉलेस्ट नंबर मैंने आपको लास्ट में लाइन नहीं लिखवाई थी, तो वो आप उसमें लिख देना स्मॉलेस्ट नंबर इक्वल्स टू जो भी मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, ये वाली लाइन लिखना भी ज़रूरी है और लैंग्वेज तो पूरी लिखनी है आपको, मेंशन करना है सब कुछ। अब इसमें देखना ये आ गया स्मॉलेस्ट नंबर 7, तो इस टाइप से आपको डिवाइड वाले क्वेश्चन करने हैं। सबसे फर्स्ट क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। पेयर बनाना है तो वैसे परफेक्ट नहीं है तो पेयर तो रहेगा, कुछ ना कुछ रिमेनिंग रहेगा और वही आपको उससे क्या कर देना, उसको डिवाइड कर देना है। क्लियर, यस। अब इसमें देखना, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 में आप जैसे एक तो थर्ड वाला कर लेना, एक आप 6 वाला कर लेना, ठीक है। 2 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देना, द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th ऑफ द स्कूल डोनेट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेट एज अ मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। इसमें आपको ये बताना है कि जैसे क्लास 8 के स्टूडेंट है, अब इसमें ये कितने स्टूडेंट हैं वो हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है। लिख रखा है फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। अब इसमें जितने स्टूडेंट हैं उन्होंने सेम मनी पे की और टोटल मनी उनकी कितनी हो गई है 2401, मतलब उन्होंने पूरा रिफंड, मतलब उन्होंने पूरा फंड कलेक्ट करके कितने हो गए 2401 रुपीज़ कलेक्ट किए। तब उसमें ये बताना है कि कितने स्टूडेंट है उस क्लास में और उन्होंने सबने सेम ही सबने क्या कर दिया, मनी सेम ही दी होगी। ऐसे नहीं जिसने किसी ने 5 रुपीज़ दिए, किसी ने 10 दिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो सबके एक फिक्स फंड कर रखा है, मतलब क्या फिक्स मनी कर रखी होगी। जैसे 24 स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट ने क्या किया 24 रुपीज़ दिए होंगे, मतलब एक फिक्स फंड कर रखा है। तो आपको ये स्टूडेंट बताना है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, मतलब दोनों ने, मतलब उन्होंने सेम मनी ही दी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट बन जाएगा ना कि 24 स्टूडेंट ने 24 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इतने कलेक्ट कर लिए। क्लियर, तो इस टाइप से आपको इसमें कितने हो गए 2400 रुपीज़ इन ऑल। और इसमें ये भी लिख रखा है देखो कि नंबर इज द स्टूडेंट डोनेट एज द मैनी रुपीज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, कि मतलब जितने क्लास में स्टूडेंट है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने रुपीज़ डोनेट किए। जैसे 24 स्टूडेंट है 24 पर स्टूडेंट ने दिए। क्लियर, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, अब ये हमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, रूट। इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करेंगे, या तो फैक्टर मेथड यूज़ दो या फिर आप कौन सा मेथड, डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें देख लेना, फैक्टर मेथड ही यूज़ करो, डिवीज़न मेथड भी आप अगर आप ट्राई कर सकते हो इसमें। यस, अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज लिख देना, टोटल अमाउंट। जैसे क्वेश्चन नंबर है आपके 7, ठीक है। अब इसमें टोटल अमाउंट कितना देगा आपके, मतलब इतना कलेक्ट किया है स्टूडेंट ने, ठीक है, फंड के लिए। अब इसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट फाइंड करने, तो यहाँ पर लिख देना नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड, या तो डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हो, वी फाइंड फैक्टर। क्लियर, इस टाइप से। अब ये कौन से टेबल से डिवाइड होगा, पहले आपको देखना है। 3 के टेबल से, 2 के टेबल से तो नहीं होगा, 5 के टेबल से भी नहीं, 3 के टेबल से। 3 के टेबल से करोगे तो लास्ट में 1 आ रहा है बट 0 आ रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। डाई आप क्या लोगे, वी टेकिंग 7, ठीक है, 7 ले सकते हो। अब 7 की टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है, 21। रिमेनिंग कितने हो गए, 3, 0, तो ये हो जाएगा आपके 4 टाइम, कितने हो गए 2 और 2 7, 347, ठीक है।
अब इसमें ये कौन से टेबल से होगा, 3 के टेबल से करके देखो, 3 के टेबल से नहीं होगा, ये 7 के टेबल से करके देखना। एक सेकेंड, यहाँ पर 21 हो रहे थे, यहाँ पर 343 होगा, 2 है ना, यहाँ पर 30, 2 रिमेनिंग 20 और 3, ठीक है 343। अब 7 के टेबल में 343, ये हो जाएगा आपके 7, तो 5 7 के टेबल से ही होगा ये 343, 4 टाइम 7 के टेबल में 35 हो जाएंगे 5 टाइम, तो ये 4 टाइम 28, उसके बाद कितने हो जाएंगे 63 और 63 ये हो जाएंगे आपके 9 टाइम। क्लियर? देन 7 की टेबल से ही लेंगे, 7 7 और 1, ये हो गया आपके। अब इसमें देखो पेयर बन रहा है, इसका मीन्स ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। अब 7 और 7, तो 7 इंटू 7 क्या लिखोगे यहाँ पर, 7 इंटू 7, इसमें से एक 7 यूज़ किया, इसमें से एक 7 ले लिया, 7 इंटू 7 कितना हो गया 49। इसका मीन्स क्या हो गया कि 49 स्टूडेंट, क्लास में कितने स्टूडेंट थे 49 स्टूडेंट, और 49 स्टूडेंट ने ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने 49 रुपीज़ कलेक्ट किए। तो 49 इंटू 49 करके देखोगे तो आपके ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसमें दे रखा है ना कि जितने स्टूडेंट है उतने उन्होंने ईच एंड एवरी स्टूडेंट ने मनी फंड की है, तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 9 49 करोगे तो ये आपके आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखोगे, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू 49। क्लियर? तो ये स्टेप से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, 8th वाला, इसमें भी आपके 2020 प्लांट दे रखे, इसको इस गार्डन में इस टाइप से इसको अरेंज किया है। इसे क्वेश्चन देखना है एक बार, 2020 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच वे डेट ईच रो कंटेन एज अ मैनी प्लांट एज द नंबर ऑफ द रो, फाइंड द नंबर ऑफ द रो एंड द नंबर ऑफ द प्लांट ईच रो, मतलब 2020 प्लांट है टोटल, ठीक है। उसको गार्डन में इस टाइप से अरेंज किया कि स्क्वायर की फॉर्म में, जितने रोज है उसी एक ही उतनी ही रो में, जितनी रो बनेगी उसी रो में क्या होगा, एक ही कॉलम में उतने ही प्लांट लगे हुए। जैसे 25 रो है तो 25 रोज होगी तो 25 एक ही रोज में क्या लगेंगे, प्लांट लगेंगे। तो इस टाइप से आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि उतनी रो होगी और उतने ही प्लांट होंगे। तो इसके लिए इसमें क्या होगा, वही फैक्टर मेथड यूज़ करके आपको इसमें रोज और प्लांट फाइंड करने, और फिर लास्ट में चेक करना है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ये वाला आपके मतलब वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ही करना है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंटिन्यू करवाऊँगी 9th और 10th, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे लैंड, सॉइल, वाटर, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन। इसका एक पार्ट हमने रीड कर लिया था, हम सेकंड पार्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो पढ़ा था हमने लैंड के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से पॉपुलेशन, कितनी जगह पर हमारे पॉपुलेशन रहती है, क्यों रहती है, और किन कारणों से जहाँ पर पॉपुलेशन कम है तो उसके भी कारण हम लोगों ने पढ़ लिए। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लैंड यूज़। जो लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, जो हमारी पृथ्वी है कह सकते हैं, उसका यूजेस किस किस प्रकार से होता है और हम उसको किस यूज़ में ले रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ इज लैंड। इसको आप अंडरलाइन कर देना, बार बार यही लाइन आ रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा है अर्थ के ऊपर, लैंड। लैंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज सच इज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेस, मेकिंग रोड्स, airports and laying railway tracks, mining and setting up industries. This is commonly termed as land use. आप इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन करोगे, क्या दे रखा है, हम लैंड का यूज़ किन किन जगह पे करते हैं। वेरियस पर्पस, पर्पस का मतलब क्या होता है, अलग अलग उद्देश्य के लिए। सच है जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, माइनिंग जो खनिज उत्पादन निकाला जाता है, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज बड़े बड़े उद्योग धंधे या औद्योगिक इकाई लगाने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज। ये एक इसका सामान्य मीनिंग है कि लैंड यूज जमीन का उपयोग कैसे किया जाता है।
There are various factors that determine the use of land such as climate, soil types, topography, availability of minerals and water. अब मैंने ये चीज़ आप लोग को पढ़ा दी थी। अब लैंड अच्छी है या बुरी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिटरमाइन करता है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर। आप इनको अंडरलाइन करना। क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, सोइल टाइप्स यानी कि मिट्टी का प्रकार कैसा है, इसी चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी अच्छी नहीं होती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। टोपोग्राफी, वो स्थलाकृति यानी कि स्थल का आकार कैसा है। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, खनिज पदार्थ है या नहीं है, ये किस बेस पर डिफरेंट इफेक्ट करता है। जैसे आप कोई क्रॉप लगाते हो तो अब जहाँ पर अच्छा फार्मिंग एरिया होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कह सकते हैं कि क्रॉप को ऊपर डिपेंड करता है कि अच्छी जगह होती है तो वहाँ पर फसल अच्छी उत्पादित होती है, तो वहाँ पर ज़मीन के अंदर भी मिनरल्स होने चाहिए। एंड वाटर, पानी सबसे इम्पोर्टेंट है। Besides these geographical factors, certain human factors such as government policies, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। अब ये तो है ही, इसके साथ क्या दे रखा है, इसके अलावा जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारण, सर्टेन ह्यूमन फैक्टर्स, मानवीय कारण, और सच एज गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी और तकनीकी जो विकास है, इन सब के ऊपर भी क्या डिपेंड करता है कि हमारी लैंड कैसी है और कैसी नहीं है, और हम किस प्रकार से उसको अच्छा बना सकते हैं। Play a very important role in determining the land use pattern. On the basis of the ownership of land, it can be divided into two types, private land and community land. अंडरलाइन कर लेना इसको, दो प्रकार से दे रखा है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। नाम से पता चल रहा है, प्राइवेट का मीन्स क्या होता है, जो अपनी खुद की ज़मीन होती है, और कम्युनिटी जो सामुदायिक होती है, पर पूरे एक समुदाय की होती है। देखो एग्जाम्पल दे रखा है, the land owned by individual, its uses and produce, it is the property of the owner. Example, the house built on your plot of land is your property and is private land। देखो क्या एग्जाम्पल दे रखा है, ऐसी जगह जो आपकी है जिस पर आप अपना खुद का मकान बना सकते हो, दे रखा है द हाउस बिल्ड ऑन यूर प्लॉट ऑफ लैंड, आपका प्लॉट है और आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप उसके ऊपर आपको जो भी बनाना है, मकान बनाना है, फैक्ट्री बनानी है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो भी बनाना है आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो वो किसके अंदर आएगा, प्राइवेट लैंड के अंदर। नेक्स्ट दे रखा है कम्युनिटी लैंड, द लैंड विच इज़ नॉट ऑन्ड बाय एन इंडिविजुअल, दे रखा है पर्टिकुलर, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत नहीं होती है, बट बाय अ कम्युनिटी, एक समुदाय की होती है। दिस लैंड इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन, पार्क्स, शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स। अब इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज़ें आएगी, दिस लैंड्स कॉमनली यूज्ड फॉर रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, जैसे कि सिनेमा हॉल और पार्क, ये सारे कह सकते हैं, और पार्क का नाम दे रखा अलग से, पार्क्स, शॉपिंग सेंटर्स, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी जो चीज़ें वो किसके अंदर आएगी, कम्युनिटी लैंड के अंदर आएगी, क्योंकि पर्टिकुलर ये किसी पर्सन को बिलोंग नहीं करती है। अब आप कहोगे उसमें भी प्राइवेट हो सकती है, हाँ प्राइवेट हो सकती है, लेकिन प्राइवेट है इसका मतलब वही उसका यूज़ नहीं कर रखा, उसने पूरी समाज के लिए उसको ओपन करके रख रखा है। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो पर्टिकुलर वो किसी पर्सन का ही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं उसी घर परिवार के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, पूरे समुदाय के लिए उसको ओपन किया गया है, तो सभी के लिए वो चीज़ काम में आ रही है। दिस कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन यहाँ तक आएगी, और इसकी डेफिनेशन में 2 लाइन दे रखी है, तो अगर पीछे क्वेश्चंस आता है और नहीं भी आता है तो एज ए नोट्स आप इसको लिख लेना। The clubs, community centers are some of the community land whose benefits are enjoyed by a large numbers of people. Therefore, it is also called known as the common property resources. अब इसका बेनिफिट क्या निकलता है, अगर पर्टिकुलर ऐसी कॉमनली चीज़ें बनाई हुई होती हैं तो उसमें सभी तरह के लोग आपस में मिल जुल सकते हैं, जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर आपको लैंड यूज़ के बारे में जो भी पॉइंट देख के उसको नोट्स के रूप में लिखना है। इसका लैंड यूज़ का फर्स्ट वाला पैराग्राफ, उसके बाद प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड, दोनों को आप नोट्स के रूप में लिख लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास, पार्ट 9 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें लास्ट में मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, लाभदायक कैसे हैं, यानी उनसे उनका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, फूड में एज ए फूड हमारे लिए वो कहाँ हेल्पफुल है, उनसे हमें क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ देख रहे थे। यीस्ट और फर्मेंटेशन की कोई एक डेफिनेशन आई थी जो मैंने लास्ट आपको पढ़ा के छोड़ा था, उस पर
उसी को कंटिन्यू करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें यीस्ट का प्रोडक्शन होता है और इस यीस्ट की हेल्प से वाइन, विनेगर और अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। मतलब यीस्ट की हेल्प से हम इन सब बेवरेजेस को बनाते हैं और इनको ड्रिंक करते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन एंड नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द फ्रूट जूस एंड ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस। इन चीज़ों को सड़ाने से जो चीज़ बनती है वो यीस्ट होता है। यीस्ट पाउडर को भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उसकी हेल्प से हम वाइन, विनेगर, अल्कोहल और बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। यहाँ से लिखिए, ड कर देना इसको, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल में बदलना वो कहलाता है फर्मेंटेशन। इफ़ अ वीक शुगर सॉल्यूशन इज़ एक्सपोज टू द एयर, अगर वीक शुगर सॉल्यूशन को हम एयर में खुला छोड़ रहे हैं, फर्मेंटेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल कैसे बनती है। अगर किसी शुगर सॉल्यूशन को हम एयर में एक्सपोज करके रखते हैं, इन सेवरल डेज अ फॉर्मी स्कम और अ सरफेस अपीयर, उसके ऊपर कुछ स्कम क्रिएट हो जाता है और साथ में कुछ सरफेस पर कुछ ऐसा लगता है कि वो ख़राब होने वाली है, ऐसा दिखाई देने लगता है, कुछ ऐसी ग्रोथ हो जाती है स्पोर्स की। एंड द लिक्विड बिगिंस टू स्मेल ऑफ एल्कोहल, और उस शुगर के सॉल्यूशन से हमको कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है, वो स्मेल हमको अल्कोहल के जैसी लगने लगती है। स्मेल ऑफ अल्कोहल, दिस चेंज टेक प्लेस बिकॉज टाइनी यीस्ट, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि वहाँ पर उस शुगर सॉल्यूशन में एयर की प्रेजेंस में उसको खुला छोड़ दिया तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे यीस्ट सेल्स क्रिएट होने लग गए ऑटोमेटिक। यानी कि ये कि ऑटोमेटिक नहीं हुए, इसके स्पोर्स एयर में उड़ते रहते हैं, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब जाके वो पूरे क्या करने लगते हैं, ग्रो हो जाते हैं। सेल्स हैव सेटल्ड फ्रॉम द एयर इनटू द लिक्विड, वो सारे क्या हुए, एयर से आए और लिक्विड पर सेटल हो गए। एंड हैव ग्रोन, और ग्रोन मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक यीस्ट सेल आया था तो 1 से 2 बने, 2 से 4। मैन हैज़ यूज्ड दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक एल्कोहलिक बेवरेजेस, बाद में पता चला, मतलब धीरे धीरे जब ये हुआ तो पता लगा दिया कि इससे एल्कोहलिक बेवरेज बनता है जो हमारे एज अ बेवरेज यानी ड्रिंक में काम आता है। एरोबिक बैक्टीरिया, तो ये जो अल्कोहल बनी वो किसकी प्रेजेंस में बनी, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में बनी, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जो एयर की वजह से क्रिएट हुए। लाइक एजिटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, एसिटिक एसिड, इसको अंडरलाइन करना और इसको नोट्स में लिखना। एसिटोबैक्टर अंडरलाइन करो, ये जो है वो एक बैक्टीरिया है जिसका यूज़ प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, विनेगर का मीनिंग होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को बनाने में किस बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, तो आंसर रहेगा एसिटोबैक्टर। फ्रॉम यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री यानी सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं हम, वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। अब है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक क्या होती है, तो आपने सुना होगा, डॉक्टर्स के माध्यम से आपसे सुना होगा कि एंटीबायोटिक क्या होती है। तो आपको कभी भी आप डिजीज़ हो जाती है, आपको छोटी मोटी सर्दी खांसी या बीमार भी हो जाते हो आप, तो हर एक दवाई के साथ एक एक्स्ट्रा टैबलेट दी जाती है जो साइज़ में बहुत बड़ी होती है, वो टैबलेट उसके साथ में ही लेनी पड़ती है, और ये कहा जाता है कि ये टैबलेट इसके साथ ही लेना क्योंकि ये इसकी एंटीबायोटिक है। तो क्या होता है एंटीबायोटिक, वो पढ़ेंगे। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, वो भी एक केमिकल है, दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है। दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज से फाइट करने की कैपेबिलिटी देता है ये हमको। द नेम एंटीबायोटिक्स कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड, आपको यहाँ पे लिखना है एंटीबायोटिक 2 ग्रीक वर्ड से आया है, मीनिंग अगेंस्ट लाइफ, एंटी बायो, एंटी का मीनिंग ही क्या होता है, अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब माइक्रोब्स, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको लड़ने की क्षमता देता है, इसलिए बोलते हैं अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टेन फॉर्म ऑफ लाइफ, कुछ लाइफ को ही वो डिस्ट्रॉय करता है, ऐसे नहीं कि लाइफ तो हमारी भी है, हमने एंटीबायोटिक खाई तो वो हमें ही ख़त्म कर देगा। वो किसको ख़त्म करेगा, वो हमारे अंदर जो बाहर से बैक्टीरियाज आ रहे हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। इन 1929 जो सबसे पहले एंटीबायोटिक निकाली थी वो एक टेबल में हमने पढ़ा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कहाँ से निकाली थी, पेनिसिलियम नाम की फंजाई से एक एंटीबायोटिक निकाली जिसका नाम भी उन्होंने क्या रखा, पेनिसिलिन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया
कैसे क्या हुआ, अचानक से तो निकाली नहीं, वो बैठे थे सोच के बैठे कि मैं आज एक एंटीबायोटिक निकालता हूँ और निकाल दी, ऐसा नहीं, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्हें पता चला कि ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसको हम एंटीबायोटिक की तरह एज ए एंटीबायोटिक उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या किया, वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। क्या हुआ, ये जो उन्होंने एक कल्चर कर रहे थे वो किसी बैक्टीरिया पर, तो उन्हें एक स्पोर्स मिला या उन्हें कुछ उस कल्चर प्लेट पर जो उनके कुछ स्पोर्स मिले उनको, अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब वो किसी एक बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे, उस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने कुछ ग्रीन मोल्ड देखा, यानी ग्रीन फंजाई जैसा कुछ स्ट्रक्चर देखा। फिर उन्होंने स्टडी किया कि वो जिस बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे हैं उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को कोई दबा रहा है, मतलब उसको कोई बैरियर कर रहा है या उसको कोई रोक रहा है, तो वो रोकने वाला कौन था, ग्रीन मोल्ड यानी ग्रीन फंजाई। फिर उनको पता चला कि एक ऑर्गेनिज्म यानी ग्रीन मोल्ड जो है फंजाई वाला कैटेगरी, वो दूसरे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा है एज ए बैरियर। तब उनको पता चला कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है या एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए उन्होंने उस चीज़ को नाम क्या दिया, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि वो एक बायो को ख़त्म कर रहा है। एंटीबायोटिक यहाँ लिखा है मोल्ड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो वो इस तरह से किसी बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे जहाँ पे उनको एक क्या चीज़ मिल गई, एंटीबायोटिक। तो वो एंटीबायोटिक निकालने के लिए नहीं बैठे थे, उन्होंने कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो दूसरी चीज़ का पता चलता है, तो सेम एज उन्होंने कुछ बैक्टीरिया की स्टडी करने गए थे तो उनको एक नई चीज़ मिल गई जिसका नाम पड़ा एंटीबायोटिक, और वो थी पेनिसिलिन, जो पेनिसिलियम नाम की फंजाई से क्रिएट होती है। सून आफ्टर एंटीबायोटिक्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम आइदर बैक्टीरिया और फंजाई, उसके बाद बहुत सारी बैक्टीरिया और फंजाई की ऐसी चीज़ों, ऐसी क्वालिटीज़ का पता चला। स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन। आपने बहुत सारी मेडिसिन ली होगी जो एंटीबायोटिक के रूप में डॉक्टर्स देते, उनके पीछे ये ऐसा आता है, सफिक्स जो होता है वो ये यूज़ होता है। आपने सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है। आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई। ये सब तीनों के तीनों किससे बनती है, तो फंजाई से। तो हम ये नहीं बोल सकते जैसे एक फंजाई होती है जो हमारे फ्रूट को, चपाती को, ब्रेड को, सबको ख़राब कर देती है, बट यहाँ पे ये जो फंजाई है वो हमारे क्या काम आ रही है, एज अ एंटीबायोटिक। तो यूज़फुल भी हो गई एज वेल एज हार्मफुल भी होती है। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल। इनसे जो दवाइयाँ बनती है वो प्लांट और एनिमल दोनों के लिए एज ए एंटीबायोटिक काम आती है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक। जब भी हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एंटीबायोटिक है तो ले लो बहुत सारे, उसका भी कुछ एक डोज होता है, वो डोज ही लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस है। शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, डॉक्टर की एडवाइस में ही लेनी चाहिए। मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जैसा डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि इतनी टेबलेट के साथ ये लेनी है तभी लेनी है। एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन, ज़्यादा हमको एंटीबायोटिक का यूज़ भी नहीं करना चाहिए। न्यू टॉपिक है वैक्सीन, इसको मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ती हूँ, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। धातु अधातु के गुणों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। धातु के भौतिक गुण कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु कौन कौन सी हैं, अधातु कौन कौन से हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे धातु आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नर्म हैं तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते,
ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण कौन कौन से हैं? सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। तो हमने धातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा है। आगे देखो, सोडियम और पोटेशियम धातु नर्म होते हैं। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु है जो नर्म है। अभी तक हमने पढ़ा था धातु कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत ही नर्म होते हैं। उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इतने नर्म होते हैं कि उनको मोम की तरह अपन चाकू से काट सकते हैं। मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। पारा कैसा होता है? द्रव्य अवस्था में। जैसे आप थर्मामीटर, आप अपने शरीर का टेम्परेचर चेक करते हो ना, तो उसके अंदर पारा भरा होता है। पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा धातु कहलाता है। ओके, अब देखो धातु अधातु के रासायनिक गुण। सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। धातु और अधातु के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं। जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम के रिबन के वायु में दहन की क्रियाकलाप किया होगा। धातु की कोई सी भी वस्तु, जैसे लोहा, अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो उस पर जंग लग जाता है, पढ़ा था हमने। दूसरा 7th में हमने ये भी पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन क्रियाकलाप। जैसे हमने मैग्नीशियम का रिबन जलाया था तो एक सफ़ेद राख बना था ना, तो ये क्रियाकलाप भी हमने की। अब देखो, आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रम में ऑक्साइड बनते हैं। दोनों प्रक्रम में क्या बने थे? ऑक्साइड। अब कैसे? देखो, रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने दे रखी है। आयरन या Fe आयरन लोहे का प्रतीक है। जैसे C कार्बन का होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। उसी प्रकार आयरन यानी लोहे का प्रतीक होता है Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस जल H2O। यहाँ पे H2O नमी है। हमने लोहे को वायु में खुला छोड़ दिया तो उसमें जंग लग गया। ये प्रक्रिया यहाँ पर है, या रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है। Fe प्लस O2 प्लस H2O। इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बना? FeO3 यानी कि लोहे का ऑक्साइड। FeO3 लोहे का ऑक्साइड। अब देखो, दूसरी अभिक्रिया है मैग्नीशियम यानी कि Mg, जिसका प्रतीक हमने क्या पढ़ा था? Mg प्लस O2 ऑक्सीजन। इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? Mg प्लस O2। इसके फलस्वरूप बनेगा 2MgO यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इन दोनों अभिक्रिया में क्या बना है? ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनता है? ऑक्साइड। ये याद रखना। अब देखो, एक क्रियाकलाप आपके सामने दे रखी है। आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रक्रिया की जांच करें। आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि जब ऑक्सीजन लोहे को खुला छोड़ दिया जाता है, उसमें जंग लग जाता है ना, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनता है? जंग। अब देखो, लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए और उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। 1 चम्मच जंग इकट्ठा कर लीजिए आप खरोच के, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर उसका एक पेस्ट गोल बना दीजिए। अब आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए, यानी कि इस विलयन को आपको अच्छी तरीके से हिलाना है। विलयन का परीक्षण क्रम लाल और नीले लिटमस पत्र से करिए। आप क्या देखते हैं? विलयन अम्लीय है या क्षारीय? ये देखो, अभिक्रिया दे रखी है। देखो, हमने इस विलयन के अंदर क्या लिया? इस परख नली के अंदर क्या लिया? जंग और जल दोनों का पेस्ट बनाकर हम इस जंग को लाल लिटमस पत्र से चेक करेंगे। अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो वह क्षार हो जाएगा, यानी कि क्षारीय प्रकृति का। हमने पढ़ा था ना, अम्लीय प्रकृति और क्षारीय प्रकृति।
तो जंग लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो उसकी प्रकृति क्या कहलाएगी? क्षारीय। इस विलयन की प्रकृति क्या होगी? क्षारीय। तो आप आज यहीं तक पढ़िए और जो दिया गया था क्रियाकलाप उसको आप एक बार अपनी नोटबुक के अंदर नोट करके इसको एक बार याद कर लेना।